हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसकी राइटर हैं राहत जबीन। किस्त नंबर 26। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। बस करो अबैद, पाप का दिल तड़पा, उसे पैरों से उठाकर सीने से लगा लिया। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कैसे सानिया की हर बात पर एतबार कर लिया? वो तासुब से अपने हाथ मल रहा था। आंखों से बहते आंसू आसिया के दुपट्टे पर जज़ब होते रहे। मेरा दिल कहता था ऐसा नहीं है, मगर फिर न जाने क्या हुआ। अनजाने में कोई बात नहीं, हो जाता है। तौफीक ने इसका कंधा थपथपाया। अम्मी, मैं आपका भी गुनाहगार हूँ। वो माँ की तरफ पलटा। सुर्ख आंखें, आंसू से भीगा चेहरा। माँ ने माथा चूम लिया। लो, मैंने कब से दिल साफ कर लिया। माँ का दिल इस बात का इंतजार कहाँ करता है कि औलाद माफ़ी मांगे। आसिया ने जिताती नजरों से तौफीक को देखा। वो समझकर मुस्कुरा दिए। साफ इन पर तंज था, लेकिन मैं सानिया को कभी माफ़ नहीं करूँगा। अबैद के अंदर गुस्से की लहर उठी। इसने हम सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, हर रिश्ते में दरार डाली। अब बातें खुली थी तो आसिया ने बाकी हर बात भी बता दी, ताकि बेटे का दिल साफ हो। झूठ, साजिश, बदगुमानी, इसने क्या नहीं किया। इसकी ये खसूसियात हमें पहले से पता थी। तुम थे जिसने आंखें बंद की थी। तुम सानिया को इल्ज़ाम नहीं दे सकते अबैद। तौफीक ने संभल कर टेक लगाई। वो जैसी भी थी, बदगुमान कौन हुआ था? इसके झूठ और साजिश का शिकार कौन बना था? अबैद ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। तुम हमारा खून थे अबैद। तुम्हें हम पर, अपनी बहन पर एतबार होना चाहिए था। एतबार नहीं भी था तब भी तुम वजाहत मांग सकते थे। इनका लहजा संजीदा और सख्त था। तुम हमारी औलाद थे, तुम्हारा ताल्लुक हमसे मजबूत होना चाहिए था। दिल सानिया ने नहीं दुखाया, दिल तुमने दुखाया था। सानिया ने इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई जितनी तुमने पहुंचाई थी। अब बस भी करें। आसिया ने फौरन टोका। अब उससे ज्यादा बेटे की शर्मिंदा सूरत कहाँ बर्दाश्त होना थी। क्यों भाई, मौका मिला है तो सारे हिसाब बेबाक करूंगा। वो शरारत से मुस्कुराए। खोल खोल कर सानिया आधी रह गई। अभी तक माँ के घुटने से लगा बैठा है। एहसास ही नहीं कि मैं घर में अकेली हूँ। इसने खोलते बड़बड़ाते कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी। अब तो आ जाओ अबैद, हशर उठा दूंगी। इसने सामने से मोबाइल बेड पर फेंका, फिर खुद भी बैठ गई। कुछ देर बेचैनी के बाद वो दोबारा नंबर मिलाया। कॉल फिर से कट गई। अब गुस्से की जगह तशवीश ने ले ली। बात कर लो, वो परेशान हो रही होगी। तौफीक साहब ने नरमी से कहा। मुझे अब भी इसकी परेशानी का एहसास होगा। अबैद ने तल्खी से पूछा। होना चाहिए, तुम्हारी बीवी है। वो मुस्कुराए। अबैद ने चिढ़कर माँ को देखा। वो एक लम्हे को खामोश हुई। अंदर की औरत सर फैला रही थी। यही तो वक्त था सानिया से सारे बदले लेने का। अगर बोली तो लहजा मध्यम था। तुम्हारा दिल हमारी तरफ से साफ हो गया, यही काफी है। आइंदा के लिए अपनी आंखें खुली रखना। यहाँ की बातें यहीं छोड़ जाओ। अपना घर खराब करने की जरूरत नहीं। वो खड़ी हो गई। तौफीक साहब बीवी को देखकर मुस्कुराए। इनकी मुस्कुराहट फख्र, नाज और प्यार से लबरेज थी। इस औरत ने इन्हें कभी मायूस नहीं किया था। अबैद ने माँ के साथ बैठकर बजट बनाया। एक लम्हे को आसिया को तशवीश लाहक हुई कि इनके बेटे ने क्या क्या बिखेड़े अपनी जान को लगा लिए थे। अब घर का खर्च सानिया के हवाले नहीं करना अबैद ने फैसला कर लिया था। खाना बनाते लगवाते इरम का दिल हर चीज से चाट होने लगा। ये बड़ा सा घर, ये सारी आसाइशात बेमायनी होकर रह गई थी। वो नजर, वो इल्तफात, वो मोहब्बत। अफान का इरम को नजर अंदाज करना बेइतनाई, बर्तनाई से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अफान ने कुर्सी खींची, बैठा और बगैर किसी की तरफ देखे खाना शुरू कर दिया। इरम ने अभी तक अपनी प्लेट में कुछ नहीं निकाला था। उसे पूछना चाहिए था कि वो क्यों नहीं खा रही। इरम झुंझलाहट होने लगी। बीबी जान ने नजरें चुरा ली। वो मियाँ बीवी के मामले में दखल देना नहीं चाह रही थी। अफान मजीद जिद में आ जाता। कुछ दिन मुंह फुलाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। अफान, इरम ने बेख्तियार पुकारा। अफान ने हाथ रोककर उसे देखा। कोई इतनी बेरुखी से भी देखता है? जब से आई हूँ कभी भी मेके में नहीं रुकी। कुछ दिन अम्मी अब्बू के साथ गुजारना चाहती हूँ। लहजा साफ था मगर वाज़ेह नहीं। वो इजाज़त मांग रही थी या बता रही थी। बीबी जान ने बेचैनी से उसे देखा। इरम के अंदर कहीं गुमान था। वो गुस्से और नाराज़गी से सही मगर कहेगा वो नहीं जा सकती। इसके बगैर घर कैसे चलेगा? मगर शायद किसी के भी जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कारोबार, हयात तो चलता रहता है। इंसान को लगता है सारी दुनिया इसने अपने कंधों पर उठा रखी है। ठीक है। दो लफ्ज़। इरम की आंखों के किनारे भीगने लगे। अफान ने यह भी नहीं पूछा कि वो कितने दिनों के लिए जा रही है और अपना खाना ख़त्म करके चला गया। इरम की प्लेट खाली की खाली रही। खाना खा लो बेटा। बीबी जान की मध्यम आवाज़ ने इरम के वजूद पर छाए सकूत को तोड़ डाला। इसने शाकी नज़रों से बीबी जान को देखा। वो मुझे रोक सकता था। रिश्तों को आजमाते नहीं हैं, भरम टूट जाते हैं। इनके लहजे में उदासी थी। आजमाए बगैर इनकी गहराई का कैसे पता चले? इरम का लहजा तलख था। भाग जाने से मामला दुरुस्त नहीं होते इरम। बीबी जान ने रोकना चाहा। मैं थक गई हूँ, थोड़ा सुकून चाहती हूँ। आपका बेटा बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल को झेलने के लिए मुझे हिम्मत भी तो चाहिए। अब मैं नहीं रुकूंगी, तुम कहोगी। बीबी जान ने भी नहीं रोका। वो ज़रा सा मुस्कुराई तो इरम भी मुस्कुरा दी। आपसे शिकवा नहीं है बीबी जान, मान तो मोहब्बत करने वाले शौहर पर होता है। इसने आखिरी जुमला दिल से कहा। जो ऑफिस के लिए निकल रहा है, खुदा हाफिज कह दो। क्या फ़र्क पड़ता है? इरम का दिल नहीं था। फ़र्क पड़ता है इरम।
बीबी जान के लहजे में सख्ती दोहराई। ईरम को बादल आस्था कमरे में आना पड़ा। वो अपना सामान उठा रहा, घड़ी, चाबियाँ, मोबाइल। इसने ईरम को आते देखा मगर अनदेखा कर दिया। ईरम ने ख्वामखा बिस्तर दुरुस्त करना शुरू कर दिया। आफान ने वॉलेट से कुछ रकम निकालकर साइड मेज पर रख दी। ये ले लेना। ईरम ने सर उठाकर पैसों को फिर आफान को देखा। किस लिए? कुछ दिन रुकोगी तो ज़रूरत तो पड़ सकती है। ईरम ने पास आकर रकम उठाई, फिर मुड़कर अफान की शर्ट के सामने वाली जेब में डाल दी। मेरे अब्बू के घर में पैसों की कमी नहीं है। अफान की पेशानी शिकन आलूद हुई। वो अब भी सर उठाए इसी को देख रही थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो खुदा हाफिज कहकर चला गया। ईरम का दिल मज़ीद बुरा हो। कहाँ रह गए थे अबैद? तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं कितनी परेशान हो गई थी। सानिया दरवाज़ा खोलते ही शुरू हो गई। अपने गुस्से को दबाकर लहजा परेशानी और मोहब्बत की शैरीनी से लबरेज था। वो मोहब्बत की मार था। ये सानिया का ख्याल था कि मगर मोहब्बत जब मकड़ी का जाला बनकर आपके हवास तलब करने लगे तो तकदीर सफाई का इंतज़ाम खुद ब खुद कर देती है। अकेले घर में कितना दिल घबरा रहा था। तुम मेरी कॉल भी नहीं ले रहे थे। इतने वसवसे इसके अल्फाज दरमियान में गुम हो गए। अबैद के हाथ में ग्रॉसरी के थैले थे। दरवाज़ा खुला ही छोड़कर सीधा किचन की तरफ बढ़ गया। हैरान परेशान सानिया ने तेज़ी से दरवाज़ा लॉक किया और पीछे आई। ये क्या, तुम खुद ही शॉपिंग कर आए? हद है अबैद, तुम्हें क्या पता क्या लेना था क्या नहीं? अबैद थैले रख कर मुड़ा। वो ऐन इसके अकब में खड़ी थी। मैरून कुर्ता, ट्राउज़र, बालों की ऊंची सी पौनी, बनाए दुपट्टे से बेनियाज। इसका खूबसूरत सरापा आज भी हशर ढाता था मगर इसका खूबसूरत चेहरा। अबैद ने इसके चेहरे पर पर्दा खूबसूरती तलाशी जिसका वो असीर था, मगर उसे मानना पड़ा खूबसूरती खद्दू खाल में नहीं किरदार में होती है। बेरिया सोच और पकीज़ा रूप की होती है जो चेहरे के खद्दू खाल से झलकने लगती है। क्या हुआ? सानिया ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या पता? मुझे नहीं, लेकिन अम्मी को पता था। 2 अफराद के लिए घर में कितना और कौन कौन सा सौदा चाहिए। अबैद का लहजा स्पार्ट था। सानिया को धचका लगा। अबैद इससे कतरा कर किचन से निकला। वेट अ मिनट। सानिया भागकर सामने ही अबैद को रुकना पड़ा। मेरे घर की खरीदारी अब तुम्हारी अम्मी किया करेंगी? हाँ हाँ, क्योंकि तुमसे मैनेज नहीं हो पा रहा। अबैद ने आराम से कहकर उसे सामने से हटाया। और दूसरी बात, ये पूरे महीने का राशन है। सब्जी गोश्त रोज़ का रोज़ आ जाएगा और अब अगली पे आने तक उसी में गुजारा करना है। और यकीन जानो इतना कम नहीं है कि 2 अफराद इसमें गुजारा न कर सकें। वो हक्का बक्का उसे बेडरूम में जाता देखती रही। वो पीछे जाना चाहती थी मगर रुक गई। एक गहरी सांस ली। कम डाउन सानिया, गुस्सा नहीं, अभी तो वहाँ से पंप होकर आया है। अभी नहीं। इसने खोलते हुए मुड़कर किचन काउंटर पर धरे थैलों को देखा। देख लूंगी सबको। कान भर भर के अबैद को मेरे खिलाफ कर दिया है। सानिया के घर का किचन इसकी सास चलाएगी। इससे पहले सानिया मर ना जाए। अच्छा दिल थोड़ा ना करो, ये तो ज़माने की रीत ही बन गई है। बहुत देर शबीर के दुखड़े सुनने के बाद आपा ने भाई को तसल्ली दी। फरख ने मोबाइल से नजरें हटाकर माँ को देखा और मुस्कुराहट दबाई। दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। दादी भी खामोश बेजार सी सीने तक कंबल ओढ़े कभी आंखें खोलकर इन्हें देखती, कभी बेजार से बंद करके ऊँगने लगती। मेरी तो कमर ही टूट गई है। बहू के मिजाज नहीं मिलते। नादरा अलग मुंह फुलाए फिरती है। वसीम पहले तो हफ्ता आ जाता था, अब कह देता है वक्त नहीं मिलता। बीवी का जब दिल करता है इससे जाकर मिल आती है। जब दूसरों के पैरों से ज़मीन खींचोगे तो अपनी कमर भी तो टूटेगी। अब नादरा आहें भरती है। आसमा ने किन्नू की फांक मुंह में रखकर चस्का लिया। तब सानिया को हला शेरी देती थी कि शोहर को लेकर अलग हो जाओ। इसकी माँ ने आहें ना भरी होंगी, दुआएं ना दी होंगी। आपा मैं अपना दिल हल्का कर रहा हूँ, आपने ताने शुरू कर दिए हैं, ये शबीर ने दुखी लहजे में कहा। नताशा मेके गई थी इसलिए रावी चैन ही चैन लिखता था। भाई का शिकवा सुनकर आसमा ने तसल्ली देनी शुरू कर दी। दादी ने बेचैनी से पहलू बदला तो तवज्जो इधर मरकूज हो गई। अम्मा उठकर बैठे। मैं तो आपका हाल पूछने आई हूँ। मेरा हाल पूछने कौन आता है? अपने चस्के पूरी करने आती हो। दादी नकाहा से मगर चिढ़ कर बोली। फरख को हंसी आ गई। ये नहीं कि माँ 4 दिन की मेहमान है, कुछ इसकी सुन ले। मेरे सरहाने बैठकर पड़ बोले जा रहे हैं। मैं देखूं नादरा ने सालन बना लिया होगा। शबीर बहाने से खिसक गए। अरे नानी, अभी कहाँ, अभी तो आपने मेरी शादी देखनी है। फरख ने मोबाइल एक तरफ रखा। तेरी माँ को फिक्र हो तब ना। लो मुझे फिक्र नहीं है। आसवा तड़प उठी। तो फिर कर लो, लड़की पसंद। फरख ने मौका गनीमत जाना। निमरा का जिक्र करने का वक्त आ गया था। ये देख आसमा ने फट से हाथ जोड़ दिए। अब तो मरती मर जाऊं, तुम्हारी पसंद न लाऊंगी। ये क्या बात हुई? फरख बेचैन हुआ। खूब देखभाल कर बहू लाऊंगी, घर बनाने वाली सजाने वाली मुझे नहीं चाहिए। ना अमीर ना खूबसूरत, तो किसी बकारन से करेगी। वो बिलबिला उठा। तुमसे मशवरा नहीं मांगा, जहाँ करनी होगी कर दूंगी। आसमा ने बेनियाजी से कहा और किन्नू खाने लगी। फर्क थोड़ा परेशान सा हो गया। निमरा को माँ से मिलवाए तो किस तरह? दादी ने एक फांक मुंह में रखकर
پوچھنا چاہا کہ کھانسی شروع ہو گئی۔ فرخ نے تیزی سے اٹھ کر سر اونچا کیا۔ بس اسی طرح ماں کھانس کھانس کر مر جائے گی، پر کسی کو خیال نہ آئے گا۔ دادی کے دم میں دم آیا تو دہائی دینے لگی۔ کبھی کبھی ساری ساری رات کھانستی تھی، مگر کمروں کے بند دروازے اپنے اپنے بستروں میں دب کے پرسکون نیند لیتے۔ گھر کے کسی فرد تک ان کی آواز نہ جانے دیتے۔ نہ جانے دروازے بند تھے یا کان۔ نانی، آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں۔ رابعہ آپی آپ کا بہت خیال رکھیں گی۔ آسماں نے گھور کر فرخ کو دیکھا۔ بیماریاں تو سنبھالنا آسان تھوڑی تھا، 24 گھنٹوں کی ڈیوٹی تھی۔ اب رابعہ گھر دیکھے گی یا بچوں کو سنبھالے گی؟ بیمار دادی کا خیال رکھے گی یا بیمار دادی کا خیال رکھے گی؟ وہ ابھی مناسب الفاظ ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ دادی چمک کر بولی، میں کیوں اخیر عمر میں اپنا گھر چھوڑوں؟ بیٹی کے در پر دم نکلے۔ لوگ میرے بیٹے پر تھو تھو نہ کریں گے کہ بڑی ماں کو گھر سے نکال دیا، وہ بیٹی کے گھر جا کر مری۔ یہ مائیں، بیٹے بھلے پورا دن کمرے میں نہ جھانکیں، مگر بیٹے کی جگ ہنسائی نہ ہو، اس ڈر سے اپنے لیے آرام بھی ٹھکرا دیں گی۔ آسیہ نے سکون کا سانس لے کر فوراً ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ چلتی شام کے پس منظر میں گرتے پتوں کی آہٹیں اور ہوا کی سرگوشیاں بتاتی تھی کہ بہار اب زیادہ دور نہیں تھی۔ ستون سے لپٹی بیلیں اپنے وجود میں پنپتی نئی کلیوں کی سرسراہٹوں سے مخمور تھیں۔ وہ بیلوں میں اٹکے خشک پتے الگ کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے کانوں میں چند مہینے پہلے گزرا لمحہ سرگوشی کرنے لگا۔ میری بیلیں میرے بغیر اداس ہو رہی تھیں، انہی سے راز و نیاز چل رہے ہیں۔ تمہارا شوہر بھی تمہارے بغیر اداس ہو رہا ہے اور تمہارے راز و نیاز۔ اس کے شرارتی سے لہجے پر ایرم نے بات ہی مکمل نہ کرنے دی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت مس کر رہا ہوں، لینے آ جاؤں؟ ابھی بڑی ناز بھری حیرت تھی۔ ہاں جی نہیں، میں آ رہا ہوں۔ کیا چل رہا ہے بھائی؟ عقب سے عبید نے اس کے سر پر چپت لگائی تو ایرم چونک کر مڑی۔ اپنی اداسی اور بے چینی کو ہٹا کر دیکھتی تو یہ چند دن پہلے بہت خوبصورت گزرے تھے۔ عبید ہر روز 2-1 گھنٹوں کے لیے آ جاتا۔ آسیہ نت نئے کھانے بناتی، توفیق بھی آفس سے جلدی اٹھ آتے۔ گھر جیسے پھر سے مکمل ہو گیا تھا۔ اس نے ساری بات آسیہ سے شیئر کی تھی۔ ہاجرہ نے بالکل درست فیصلہ کیا۔ کون چاہتا ہے اس کی بیٹی زندگی کی ہر خوشی سے منہ موڑ کر بیوگی کی زندگی گزارے؟ آسیہ نے ہاجرہ کے اس عمل کو بہت سراہا تھا۔ مگر زارا کی خوشیاں اب بھی ادھوری ہیں، وہ 2 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ نہیں، عفان کو سمجھانا چاہیے تھا۔ انجام دیکھ تو لیا ہے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے منظر سے ہٹ گئی ہوں۔ امی میں نے ٹھیک کیا نا؟ ایرم متذبذب تھی۔ بعض اوقات خاموشی سے جگہ چھوڑ دینا بھی اپنا دفاع ہوتا ہے۔ انہوں نے بیٹی کے فیصلے پر تنقید نہیں کی تھی۔ میکے کے گھر میں کتنا سکون ہوتا ہے عبید۔ یہ تو ہے، جو خوشی یہاں بیٹھ کر ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ عبید نے نظر بھر کر گھر کے گوشے گوشے کو دیکھا۔ سکون امیز احساس رگے جاں میں اتر گیا۔ ہاں، اب تو تمہارا بھی میکا ہے۔ ایرم مسکرائی تو عبید نے ناراضی سے بہن کو دیکھا۔ اڑا لو مذاق، وہ آفس سے آیا تھا، بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے، ہاتھ منہ دھو کر آیا۔ ایرم نے انگلیوں سے اس کے بکھرے بال سنوارے۔ مذاق نہیں اڑا رہی میرے بھائی، بتاؤ زندگی کیسی ہے؟ کھینچا تانی ہے، شکنوں بھری چادر ہے، ایک طرف سے نکالو تو دوسری طرف پڑ جاتی ہے۔ ماں باپ کے سائے میں پرسکون زندگی جینے والوں کے لیے ایسا ہی تھا جیسے خوبصورت پگڈنڈی پر چلتے چلتے خاردار جھاڑیوں میں اتر گئے ہوں۔ اب نکلنا تھا اپنی عقل و فراست، محدود تجربے اور ماں باپ کی تربیت کے سہارے۔ لیکن بری بھی نہیں ہے۔ ایرم نے دیوار پار نظر آتی امرود کی شاخوں پر پھدکتی چڑیوں کو دیکھا۔ ہمیں اپنے حصے کے دکھ سکھ اٹھانے ہی پڑتے ہیں، خواہ وہ اپنے فیصلوں کا نتیجہ یا ماں باپ کے۔ عبید نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ دادی کا کیا حال ہے؟ سنا ہے طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی ہے؟ ایرم نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں کبھی گیا نہیں۔ تمہارا تو سسرال ہے، کم از کم دادی سے تو مل آیا کرو، تمہیں دیکھ کر خوش ہو جاتی تھیں۔ بچوں آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ آسیہ کی آواز پر عبید خاموش ہو گیا۔ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ ایرم نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج جلدی گھر آ جانا، مارکیٹ جانا ہے، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں۔ گرما گرم آملیٹ عبید کے سامنے رکھا۔ ثانیہ نے کہا۔ عبید نے بغیر اس کی طرف دیکھے نوالا توڑا اور سنجیدگی سے گویا ہوا، امی کی طرف سے ہو کر ہی آؤں گا۔ ثانیہ نے اندر ابلتے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گہری سانس بھری۔ روز روز جانا ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے۔ وہ عین اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی۔ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، سارا دن تمہارا انتظار کرتی ہوں، تم گھر پر ہی ہوتی ہو؟ عبید نے تحیر سے اسے دیکھا۔ ثانیہ تل ملا کر رہ گئی۔ وہ نائس ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور عبید کا رویہ اسے تاؤ دلا رہا تھا۔ میں نے جب بھی کال کی تم گھر سے ہی باہر ہی ہوتی ہو، کبھی امی کی طرف، کبھی فرینڈس کے ساتھ۔ 24 گھنٹوں میں سے صرف 2 گھنٹے اپنے ماں باپ کے لیے نکالتا ہوں۔ تمہیں وہ بھی گوارا نہیں؟ اور اگر زیادہ بور ہوتی ہو تو گھر کے کام کاج میں دل لگاؤ، پڑھائی شروع کر دو۔ تم جو کہنا چاہتے ہو ایک ہی بار کھل کر کیوں نہیں کہہ دیتے؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ عبید نے بحث سے بچنے کے لیے ناشتہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن میں سب سن رہی ہوں جو تمہارے دل میں بھرا جا رہا ہے۔ چند دن ہوئے ہیں تمہیں وہاں جاتے ہوئے اور تمہارے انداز ہی بدل گئے ہیں۔ عبید نے پلیٹ کھسکائی اور کھڑا ہو گیا۔ اس گھر میں سکون سے ناشتہ کرنا بھی محال ہے۔ یا اللہ، یہ عبید
है सानिया का अवैध। सानिया हक्का बक्का उसे जाते देखती रही, यहाँ तक कि बैरूनी दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। सानिया को रोना आ गया, अजीब बेबसी का एहसास हो रहा था। वो खुलकर बोले तो सानिया खुलकर लड़ भी ले। यहाँ तो चूहे बिल्ली का खेल जारी था। मोबाइल की बेल पर इसके आंसू थमे। फर्क का नाम देखकर गुस्सा ही आ गया। क्या है? तुम 2 दिन से मेरी कॉल क्यों नहीं ले रहे? दूसरी तरफ वो भी गुस्से से भरा हुआ था। मेरी मर्जी। सानिया ने गुस्से से अपने गाल रगड़कर आंसू साफ किए। तुम्हें निम्रा से बकवास करने की क्या ज़रूरत थी? वो चिल्लाया। ऐसा क्या कह दिया तुम्हारी चहेती को? उसे ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता था? सामने होती तो कच्चा चबा जाता। मैंने कौन सा झूठ बोला है? सानिया ने ढिठाई से कहा। तो ये भी बता देती कि वो लड़की तुम थी। ये तुम पर छोड़ दिया है, सानिया ने उसे चिढ़ाया। फिर ज़रा मदम लहजे में बोली, याद आ गया था कि वक्तन फ़ौक्तन वही इसके काम आता है। मेरी नीयत बुरी नहीं थी। कल को इसे किसी और से पता चले तो बुरा लगेगा। रिश्ते सच्चाई पर कायम होते हैं, झूठ रिश्तों का हुस्न बर्बाद करता है। ओहो, तो फिलासफर साहिबा, अवैध को भी बता दो कि तुम और मैं राब्ते में हैं। फ़र्क ने तंजन कहा तो एक लम्हे को सानिया गड़बड़ा गई। फिर कसदन लापरवाही से गोया हुई, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारी वजह से मेरे और निम्रा के रिश्ते में कोई दरार आई तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। इसने धमकी देकर कॉल काट दी। भाड़ में जाओ तुम बदतमीज़ इंसान। सानिया ने फ़ोन फेंक दिया। ध्यान फिर से अवैध की तरफ चला गया। वो कैसे अवैध का वहाँ जाना बंद करवाए? अवैध दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। वो लाउंज पर सोफे पर लेटी थी, एक बाजू आंखों पर रखा है, आहट पर भी नहीं उठाया। तबीयत ठीक है? अवैध ने शॉपर सामने मेज़ पर रखा। मेरी तबीयत को क्या होता है? सानिया ने बाजू हटाकर मेज़ पर पड़े शॉपर को देखा। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।